गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियां। जैसा कि हमने शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ा था पिछले पार्ट में, अब हम नेक्स्ट जो शुरू कर रहे हैं वो शिक्षक केंद्रित जो शिक्षण विधियां हैं उनके बारे में हम सारी जानकारी लेंगे। कौन कौन सी शिक्षण की विधियां हैं और किस तरीके से शिक्षण विधियां काम में ली जाती हैं। सबसे पहले हम इसके उद्देश्य देखेंगे। शिक्षण जो विधियां हैं उनके उद्देश्य किस प्रकार से सहायक होते हैं। ऐसी शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास करना होता है। जो इस तरीके की शिक्षक से संबंधित जो विधियां हैं उनका उद्देश्य एक यही है कि बालक में जितनी भी शक्तियां हैं अंतर्निहित वो उनका विकास कर सके। दूसरा, शिक्षा बालक के लिए न कि बालक शिक्षा के लिए होता है। नेक्स्ट है अगला, शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर बल देना। जब शिक्षक अपनी विधियों के अनुसार बालक को शिक्षा ग्रहण करवाता है तो वो अधिक व्यवहारिक हो जाती है और इसी उससे हमें हमारा ये जो उद्देश्य है ये पूरा होता है। अब शिक्षा रुचि और प्रयास पर आधारित हो। इस तरीके की शिक्षा रुचि पर भी आधारित होती है और प्रयास करने पर भी आधारित होती है। शिक्षक समाज का सेवक है। शिक्षक को अनिवार्य और सार्वभौमिक बनाने पर जोर दिया जाता है। बालक की शिक्षा के लिए ऐसा परिवेश तैयार करना जिसमें बालक का सामाजिक विकास हो सके। इस प्रकार की जो शिक्षक है वो शिक्षण विधियां प्रयोग में लाता है जिससे कि बालक का सामाजिक विकास तैयार हो जाता है, सामाजिक विकास भी होता है उसका। और अंत में बालक को विकास करने के लिए सामाजिक परिवेश उपलब्ध होता है। जब वो सभी बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण कर रहा है और जो शिक्षक है वो उसे शिक्षा प्राप्त करवा रहा है विभिन्न विधियों के द्वारा, तो फिर उसका जो सामाजिक परिवेश है वो भी उपलब्ध हो जाता है। अब इसकी अगर हम प्रस्तावना की बात करते हैं तो जो शिक्षक केंद्रित विधियां हैं, शिक्षक केंद्रित शिक्षण में छात्रों ने अपना सारा ध्यान शिक्षक पर लगा दिया होता है। यहाँ केवल शिक्षक वार्ता और छात्र के केवल सुनते हैं। जो भी शिक्षक केंद्रित विधियां होती हैं उनमें ये एक बात होती है कि शिक्षक अपनी वार्ता करता है और छात्र उसे सुनते हैं। अब ज्ञान को पास करने के लिए एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका और छात्र उसे सुनेंगे, ये एक शिक्षक केंद्रित विधि में महत्वपूर्ण पक्ष है। अब इसमें निष्पक्ष ज्ञान का मूल्यांकन उद्देश्यपूर्ण परीक्षण या आकलन के माध्यम से किया जाता है। और जब भी इसका आकलन किया जाता है तो उसमें एक निष्पक्ष ज्ञान का मापन होता है और उद्देश्य कितना इन्होंने पूरा किया उसके अनुसार इसका आकलन किया जाता है। अब हम जब शिक्षण विधि की बात करते हैं तो जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। इसके अंतर्गत अनेक प्रणालियां एवं योजनाएं सम्मिलित की जाती हैं। शिक्षण की बहुत सी प्रक्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। तो जब हम शिक्षण विधियों की बात करते हैं तो शिक्षक जो है वो ऐसी विधियों से ज्ञान प्राप्त करवाता है जिससे बच्चा स्वतः ही अपने आप ही
ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। बहुत सारी इसमें प्रणालियाँ प्रस्तुत की जाती हैं, बहुत सारी योजनाएँ प्रस्तुत की जाती हैं, इस विधि में सम्मिलित की जाती हैं, बहुत सारी इस तरीके की विधियाँ हैं, जो कि शिक्षक अपने काम में लेता है शिक्षण कराते समय। और उन विधियों से जो बालक है, शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है, वो स्वतः ही वो अपना ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ हम जब शिक्षक की शिक्षण पद्धतियों की बात करते हैं, तो उसके अंतर्गत शिक्षक की प्रधानता सबसे अधिक मानी जाती है तथा जो विद्यार्थी है, वो निष्क्रिय श्रोता की तरह रहता है। इसमें जो छात्र है, वो एक श्रोता के समान शिक्षक की बात सुनता रहता है और पढ़ने का यह तरीका जो है, वो कई प्रकार से ये कहें कि ठीक कहा जा सकता है, किंतु प्राथमिक जो वर्ग है, वहाँ तक के लिए जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए कहीं उसका उपयोग कम हम मान सकते हैं। इसलिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें शिक्षक केंद्रित विधि या विषय प्रधान शिक्षक प्रणाली है, उसको बहुत अधिक तरीके से समाप्त करने की संस्कृति, यानी उसे समाप्त करने के लिए कहा जा रहा है। अब हम जब बात करते हैं कि इस तरीके के अध्यापन से कौन-कौन से हमें शिक्षक के जो कौशल हैं, वो हमें दिखाई देने चाहिए अध्यापक में। तो शिक्षक में अपने अध्यापन कौशल का प्रयोग कर बच्चे में अधिक से अधिक सीखने की क्षमता का विकास करता है। तो किसी भी शिक्षक का पढ़ाने का जो तरीका चाहे जो भी हो, किंतु उसमें शिक्षण कौशल का होना अत्यंत आवश्यक होता है। किसी भी तरीके से शिक्षक पढ़ाए, लेकिन जो उसमें कौशल है शिक्षण का, वो अत्यंत आवश्यक है। और इसमें उसको कई वर्गों में, कई कोटियों में रखा गया है। 5 उसकी कोटियाँ बनाई गई हैं, उनमें इन कौशलों को रखा गया है। सबसे पहला हम एक-एक कौशल को देखेंगे। सबसे पहला कौशल है वर्ग प्रबंधन का कौशल। इसमें जो प्रबंधन है, क्लासरूम का जो मैनेजमेंट है, वो किस तरीके से शिक्षक अपनी कौशल के अनुसार उसे काम में लेता है। तो जो शिक्षक है, वो जिस शिक्षक के जितना अधिक वर्ग प्रबंधन की क्षमता उसमें होगी, वह उतना ही प्रभावी शिक्षण कक्षा में प्रस्तुत करने में समर्थ होगा। तो जो नए शिक्षक को देखा जाता है कि वह प्राय कक्षा में छात्रों के समूह को देखकर एक ऐसा उसमें विकसित होता है, महसूस करने लगता है कि जिसके कारण अध्यापन कौशल में उसके ठीक से वो प्रयोग नहीं कर पाता। अतः जो शिक्षा विशेषज्ञ हैं, उनका ये मानना है कि पहले पढ़ने ऐसे अध्यापकों को उसके दौरान कृत्रिम रूप से कक्षा में छात्रों का समान करने का मौका देना चाहिए, जिससे कि उनकी जो घबराहट है, वो दूर हो सके तथा उनमें पूर्ण शिक्षक का गुण आ सके। तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो एक नया शिक्षक आता है हमारे सामने, वो थोड़ा कक्षा में जाने में उसे घबराहट होती है, तो कक्षा का प्रबंधन इस तरीके से किया जाए कि जो शिक्षक है, उसको पहले थोड़ा उसका एक झिझक हटाने के लिए उसे प्रयोग में लाया जाए, तो फिर वो हो सकता है कि वो थोड़ा-सा उसकी झिझक कम होगी और वो कक्षा में अपना अच्छा पार्ट रख पाएगा।
इसी के आधार पर दूसरा हम कह सकते हैं कि वर्ग में संचरण का कौशल। अब वर्ग में संचरण का कौशल इस प्रकार से है कि जो स्किल है वो कक्षा में किस तरीके से प्रयोग में ला सकते हैं, इंटरेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं। क्लासरूम इंटरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किस तरीके से कक्षा में शिक्षक कर सकता है। तो ये देखा जाता है कि बहुत तरीके से ये देखा जाता है कि शिक्षक जो है वो क्लासरूम में या कक्षा की जो वर्ग है उसमें निरुद्देश्य ही कभी-कभी ऐसे ही घूम रहा है या केवल एक जगह ही खड़े होकर पढ़ा रहा है। तो इस तरीके का जो शिक्षक का जो प्रभाव है, वो पढ़ाते समय छात्रों की नज़र में रहता है और वो जो छात्र हैं, उस कार्य में सही ढंग से परिवीक्षण उसका नहीं हो पाता। तो वह उस समय छात्रों की को पहचान लेता है कि जिससे कोई कठिनाई होती है और शीघ्र उसके पास पहुंचकर व्यक्तिगत सहायता भी करता है। तो इस तरह से एक प्रभावी शिक्षक जो है वो अपनी कक्षा में अपने आवश्यकता अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर वो क्लासरूम में हर छात्र को सहायता प्रदान कर सकता है। तो इस कौशल के अभ्यास में हम ये समझ सकते हैं कि वो इस तरीके की स्थिति यदि है संभव, तो वो उसे कर सकता है और ऐसी परिस्थिति के अनुसार वो इस तरीके का निर्माण भी कर सकता है कि अभ्यास करने पर वो अलग-अलग प्रयत्नों के माध्यम से कक्षा का जो संचरण है वो बनाए रख सकता है। अब हमारे सामने अगला जो आता है संप्रेषण संबंधी कौशल। अब उसमें कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं, संप्रेषण की जब हम बात करते हैं, तो संप्रेषण में कहीं न कहीं हम इस उद्देश्य को पूरा करते हैं कि संप्रेषण कौशल अध्यापन के समय इस प्रक्रिया का मुख्य अंश होता है। इस वर्ग में जो अध्यापक है, अधिगम की अंतः वस्तु का उसको स्थापना करता है। प्राथमिक स्तर पर एक दक्ष जो शिक्षण है, वो विषय अनुसार प्रयोग में लाता है। मौखिक वर्णन करता है या लयात्मक स्वर की पहचान कर सकता है या कोई नाटकीय प्रकरण चल रहा है, तो वो उसमें नाटकीय व्यवस्था कर सकता है। अगर उसे व्याख्या करनी है, तो वो व्याख्यात्मक ढंग से उसे सिखा सकता है। और यदि हमारा प्रदर्शन का अगर है, तो वो प्रदर्शन करके भी जो अध्यापक है वो जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उनके सम्मुख अपना संप्रेषण दिखा सकता है। तो कई प्रकार से संप्रेषण संबंधी कौशल वो छात्रों के सम्मुख रख सकता है। अब इसमें जब बात आती है शिक्षण सामग्री के अंतःक्रिया संबंधी कौशल की, अभी हमने इसमें देखा कि अंतःक्रिया किस तरीके से होनी चाहिए। अंतःक्रिया एक अलग प्रक्रिया है, तो इसमें शिक्षक और छात्र दोनों क्रियाशील होते हैं। प्रभावी अध्यापन को यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल है। अंतःक्रिया के बिना शिक्षण जो कार्य है वो एक तरफा हो जाता है। उसमें जो छात्र हैं वो प्रतिभागी नहीं रहते, तो जो अध्यापन कार्य है उसमें ये समझ में नहीं आता कि छात्रों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अंतःक्रिया से इस तरीके का वातावरण हो जाता है कि उसमें शिक्षक भी अपनी बात कह सकता है और जो छात्र हैं वो भी अपनी बात को अगर उन्हें समझ में नहीं आ रहा है तो शिक्षक के माध्यम से वो
उसे सीख सकते हैं। अब अंतिम हम देखते हैं कि शिक्षण संबंधी जो सामग्री है, उसका भी जो शिक्षक है उसमें होना चाहिए। शिक्षण जब करा जाता है, तो उसमें जो सहायक सामग्री है, शिक्षक उसका भी प्रयोग करता है। अब सहायक सामग्री के प्रयोग के दौरान शिक्षक को उसमें अपना कौशल दिखाना अत्यंत आवश्यक होता है। क्योंकि हम जो शिक्षक है वो सामग्री तो बहुत अच्छी तैयार करके ले आया, और यदि उसका उस सहायक सामग्री को पढ़ाने का कौशल नहीं है, तो वो जो देना चाहता है अपना, जो बहुत अच्छा देना चाहता है क्लासरूम में, वो उस तरीके से नहीं दे पाएगा और सहायक सामग्री जो है वो व्यर्थ ही चली जाएगी। तो इसलिए सहायक सामग्री का कौशल भी अध्यापन कौशल में शामिल होता है। अब अगला हम देखते हैं कि इस विधि में शिक्षक एक मुख्य भूमिका निभाता है, और बालक की जो भूमिका होती है वो एक गौण भूमिका होती है। गौण हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी या द्वितीय लेवल की भूमिका होती है। तो जो यह विधि है, ये वर्णनात्मक प्रकार की होती है, मौखिक संप्रेषण पर आधारित होती है। शिक्षा में औपचारिकता की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस विधि में विद्यार्थी निष्क्रिय रूप में रहते हैं तथा अध्यापक सक्रिय रूप में रहता है। विद्यार्थियों के विचारों तथा सृजनात्मकता के लिए कोई स्थान नहीं होता। यह विधि परंपरागत भी मानी जाती है। अब जब हम संपूर्ण रूप से इस विधि पर चर्चा कर रहे हैं, तो हमें ये सारी बातें, जानकारी हमारे सामने होनी चाहिए कि जो भी शिक्षक केंद्रित विधि होती है, वो एक तरह से वर्णनात्मक विधि होती है। शिक्षक किसी भी टॉपिक का वर्णन करता चला जाता है। उसमें मौखिक जो संप्रेषण है, वही एक काम में लिया जाता है। एक औपचारिकता मात्र होती है कि बस हमें एक प्रकरण है, एक कोई विषय है, उसे छात्रों को पढ़ाना है। और इस विधि में विद्यार्थी बिल्कुल निष्क्रिय रूप से बैठे रहते हैं और अध्यापक ही केवल सक्रिय रहता है। अध्यापक को जो बोलना है, जो पढ़ाना है, वो अध्यापक अपना पढ़ाता रहता है। और विद्यार्थियों के विचारों तथा जो सृजनात्मकता है, नया कुछ सीखना है, उसका कोई भी स्थान इसमें नहीं रहता है। तो ये विधि हमें कहीं ना कहीं परंपरागत लगती है, क्योंकि जो पहले से चली आ रही विधियां हैं, वो इसी तरीके की विधियां हुआ करती थी कि शिक्षक बोलता था और छात्र बिल्कुल शांतिपूर्वक सुना करते थे। अब जब हम इन विधियों की बात करते हैं, तो इन विधियों में इन व्याख्यान विधि कह सकते हैं, प्रदर्शन विधि कहते हैं, और कहानी विधि भी इस विधि में आती है। अब शिक्षक केंद्रित जहाँ विधि होगी, वहाँ सबसे पहले हम व्याख्यान विधि की चर्चा करेंगे। व्याख्यान विधि को लेक्चर मेथड भी कहते हैं। अब इस विधि में जब मौखिक रूप से शिक्षक किसी विषय वस्तु की सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध प्रस्तुति करता है, तो छात्र उसे सुनकर स्वीकार करते हैं। ऐसी शिक्षण विधि को व्याख्यान विधि कहते हैं। यह विधि प्राचीन भारतीय पद्धति है। इसमें गुरु आश्रमों में रहकर उच्च शिक्षा दिया करते थे। अनेक दृष्टांतों के माध्यम से छात्रों को प्रवचन दिया करते थे। आप यहाँ इस
चित्र में भी देख रहे हैं कि गुरुजी बैठे हैं और सभी शिष्य उन अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और गुरुजी का केवल व्याख्यान चल रहा है। गुरु व्याख्यान दे रहा है और शांतिपूर्वक शिष्य उस व्याख्यान को सुन रहे हैं। तो इस तरीके की जो शिक्षा है उसे हम व्याख्यान विधि के आधार पर मानते हैं और ये हमें देखने में आ रही है कि ये एक शिक्षक केंद्रित विधि लग रही है। तो इस व्याख्यान विधि में हमारा जो छात्र है वो अपनी शांतिपूर्वक शिक्षक की बातों को सुन रहा है। अब जो व्याख्यान विधि है उसमें सबसे प्राचीन शिक्षण विधियों में से ये एक विधि मानी जाती है। प्राचीन समय में गुरुकुल की जो शिक्षाएं थी उन इस विधि पर आधारित शिक्षण कार्य किया जाता था। उस समय लेखन सामग्री का अधिक विकास नहीं हुआ था। यह एक अमनोवैज्ञानिक शिक्षक केंद्रित विधि कहलाती है। अमनोवैज्ञानिक इस आधार पर है कि इसमें विद्यार्थी को शामिल नहीं किया जाता, तो हमें ये भी पता नहीं चलता है कि विद्यार्थी को कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। वो केवल शिक्षक ही अपना व्याख्यान करके उस विधि को समाप्त कर देता है। अब इस विधि में केवल अध्यापक सक्रिय रहते हैं। जो अध्यापक हैं वो ही इस विधि में पूर्ण रूप से सक्रिय रहते हैं क्योंकि वह पाठ वस्तु से संबंधित व्याख्यान प्रस्तुत करता है। जो भी गुरु है या शिक्षक है वो एक विषय ले लेता है और उस विषय पर अपना व्याख्यान शुरू कर देता है और जो ये विधि है तो विद्यार्थी एक श्रोता की तरह होता है क्योंकि अध्यापक स्वयं पाठ का वाचन करते हैं। यहाँ पर केवल अध्यापक ही अपना एक रोल है वो निभा रहा होता है। व्याख्यान विधि भारत में वर्तमान में सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि है। पहले की जो शिक्षा थी वो इसी पर आधारित थी और वर्तमान में भी इस विधि को बहुत अधिक काम में लिया जाता है। शिक्षकों को व्याख्यान देने के लिए शिक्षक शिष्य के सामने अपना व्याख्यान प्रस्तुत करते हैं और जो विद्यार्थी हैं वो उस व्याख्यान को शांतिपूर्वक सुनते रहते हैं। यह विधि समय की दृष्टि से बहुत ही अधिक उपयोगी है। आजकल जो समय है जो हम सोचते हैं कि हमारा जो समय है वो व्यर्थ ना जाए, हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को विद्यार्थियों को सिखा सकें, तो इस व्याख्यान विधि के माध्यम से जो विषय है वो शिक्षक अपना पूरी तरीके से विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करता है और उस विषय के आधार पर वो अपना व्याख्यान देता रहता है और विद्यार्थी उसे ज़्यादा से ज़्यादा व्याख्यान को सुनते रहते हैं। इस विधि में सूचनाओं का भी आदान प्रदान ज़्यादातर मौखिक रूप से किया जाता है, अर्थात विचारों का प्रभाव एक तरफा होता है। जो भी शिक्षक के मन में विचार आते हैं वो अपने विचार उन छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है, लेकिन छात्र अपने विचारों को प्रस्तुत नहीं कर सकते। केवल जो शिक्षक है वो ही अपने विचार छात्रों तक पहुंचा पाता है। तो कहीं ना कहीं जो विचारों का प्रभाव है वो एक तरफा हमें दिखाई देता है। और पाठ योजना की दृष्टि से सबसे प्राचीन लिपि है। इसमें यदि हम पाठ योजना
बनाने की बात करते हैं, पाठ योजना को तैयार करने की बात करते हैं, तो इसमें केवल जो अध्यापक है, वही अपनी सूचनाओं को छात्रों तक पहुँचाता है और जो भी उसे सिखाना है या जो उसे पढ़ाना है, वो व्याख्यान विधि के माध्यम से पढ़ाता रहता है। यह सबसे सरल एवं कम खर्चीली विधि है, जहाँ हम देखते हैं कि यह विधि एक सरल विधि है। केवल उसमें हमें शिक्षक को व्याख्यान प्रस्तुत करना होता है, इसलिए एकदम सरल है शिक्षकों के लिए और कम खर्चीली विधि है क्योंकि इसमें खर्चा कुछ है नहीं। जो भी अध्यापक है, वो अपना जो पाठ है, प्रस्तुतिकरण है, वो तैयार करके ले आता है और कुछ उसमें उसे करना नहीं होता, तो इसमें कोई खर्चा भी नहीं आता है। और अगली बात हम ये देखते हैं कि इस विधि के द्वारा जो पाठ्यक्रम है, वो जल्दी से पूरा कराया जा सकता है। क्योंकि उसमें कोई अंतःक्रिया है नहीं, छात्रों को कुछ बोलना नहीं है, छात्र अपने विचार कुछ प्रस्तुत नहीं कर सकते। शिक्षक को जो पढ़ाना है, वो वहाँ जल्दी से जल्दी पढ़ा देता है और उसका विषय पूरा हो जाता है। शिक्षण हेतु कोई विशेष यंत्र अथवा उपकरण की आवश्यकता भी नहीं होती। तो इसलिए कहीं न कहीं इस शिक्षण में हम ये देखते हैं कि बिना किसी यंत्र के, उपकरणों के इस विधि को अपनाया जाता है, इसको प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कि जो पाठ है, वो तुरंत खत्म हो जाता है। उसको जो पढ़ाने वाला व्यक्ति है, जो शिक्षक है, वो अपनी ही प्रक्रिया के माध्यम से उसे पूरा करवा देता है। अब छात्रों के बड़े-बड़े समूहों को इस विधि द्वारा अ, पूरा करना संभव होता है। कितने भी स्टूडेंट कितने ही स्टूडेंट या छात्र इस विधि में अ, बिठाए जा सकते हैं। बहुत बड़े समूह को भी इस विधि के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। क्योंकि छात्रों का तो कोई इसमें प्रयोग है ही नहीं, इसमें उपयोग है ही नहीं। तो जो शिक्षक है, वो कक्षा में आता है और जो उसे अपना व्याख्यान देना है, चाहे कितने भी विद्यार्थी बैठे हों। वो अपना व्याख्यान देकर चला जाता है। इसीलिए इस विधि में ना कोई खर्च ज़्यादा है और ना कोई उपकरणों का प्रयोग है और इसी तरीके से विद्यार्थी भले ही कितने भी बैठे हों, बड़े-बड़े समूहों को व्याख्यान दिया जा सकता है। अब इस विधि के माध्यम से हम ये देखते हैं कि इसमें बहुत सारे दोष हमें दिखाई देते हैं। क्योंकि लगातार व्याख्यान से कक्षा में नीरसता आ जाती है। ये हम जो शिक्षक हैं, वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि यदि कक्षा में लगातार व्याख्यान ही देता रहे शिक्षक, तो छात्र तो कुछ बोल ही नहीं रहे, तो कक्षा अपने आप ही नीरस हो जाती है। और इस कक्षा के नीरस होने में एक सबसे बड़ा दोष ये है कि हमें विद्यार्थियों के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। इस विधि में छात्र पूरी तरह निष्क्रिय रहते हैं। गणित एवं विज्ञान जैसे विषय हेतु यह विधि उपयोगी नहीं है। मंदबुद्धि बालकों को इस विधि द्वारा अप आना संभव नहीं होता है। अगर मंदबुद्धि कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं और उन्हें शिक्षक पढ़ा रहा है और यदि व्याख्यान विधि के माध्यम से पढ़ा रहा है, तो मंदबुद्धि बालक तो कुछ समझ नहीं सकेंगे या धीरे-धीरे समझ पाएँगे।
और शिक्षक अपनी गति से पढ़ाता चला जाएगा। तो यहाँ मंदबुद्धि जो बालक है, उनके लिए तो व्याख्यान विधि संभव ही नहीं है। उन्हें तो धीरे-धीरे बालकों की समझ के अनुसार पढ़ना होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा दोष है। अगला हमारे साथ व्याख्यान विधि द्वारा विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन का विकास नहीं हो पाता। तो जो व्याख्यान विधि है, उसके माध्यम से कहीं न कहीं तार्किक चिंतन भी आवश्यक होता है। इस विधि द्वारा किसी भी परिस्थिति में शिक्षण संभव नहीं है। इसका ये सबसे बड़ा दोष है कि विद्यार्थियों की बिना चिंता किए शिक्षक अपना व्याख्यान प्रस्तुत करता चला जाता है। तो इसीलिए ये शिक्षण इसमें संभव नहीं होता है। व्यावहारिक विषयों एवं प्रयोग प्रदर्शनों और व्याख्यान पद्धति द्वारा कहना संभव नहीं होता है। तो इसीलिए व्यावहारिक रूप से कोई भी विषय हो, उसका व्याख्यान पद्धति में कहीं भी कोई स्थान नहीं होता है। अगर हम व्यावहारिक रूप से कुछ सीखना चाहें या कुछ प्रयोग करके, प्रदर्शन करके सीखना चाहें, तो हम इस विधि के माध्यम से नहीं सीख सकते हैं। तो ये बिल्कुल पूरी तरीके से एक शिक्षक केंद्रित विधि कहलाती है। अब दूसरी विधि जो हमारे सामने है, वो है प्रदर्शन विधि। अब प्रदर्शन विधि के माध्यम से भी शिक्षक अपनी कक्षा में शिक्षा ग्रहण करवाता है और उसी के माध्यम से जो प्रदर्शन विधि है वो हमारे सामने आती है। छात्रों के सम्मुख शिक्षक द्वारा क्रिया करके या किसी वस्तु का प्रस्तुतिकरण करके दिखाने की जो विधि है, वो प्रदर्शन विधि कहलाती है। अगर हम इसमें किसी गौतम बुद्ध जैसे दिख रहा है हमें प्रदर्शन में, हम इनके विषय में पढ़ा रहे हैं तो हमने दिखा दिया और उसके बारे में बताना शुरू कर दिया। तो यह विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है कि जो भी शिक्षक दिखाना चाह रहा है, वो केवल देखना है। उसको पहले देखते रहो और जो शिक्षक बोल रहा है उसे सुनते रहो और समझते रहो। तो जो प्रदर्शन विधि है, उसमें सरल से कठिन की ओर शिक्षक अपना पाठ शुरू करता है। उसमें सबसे पहले सरल चीजों को विद्यार्थी के सामने लाता है, फिर वो धीरे-धीरे कठिन विषय की तरफ बढ़ता है। और दूसरा सिद्धांत इसमें है कि मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कुछ वो दिखाकर, प्रदर्शित कर कर कोई चीज को मूर्त रूप में छात्रों के सामने लाता है और बता क्या रहा होता है, अमूर्त चीज के बारे में। वो यदि ताजमहल के बारे में शिक्षक पढ़ा रहा है, तो वो मूर्त रूप से एक प्रदर्शन के लिए छोटा सा एक मिनिएचर ताजमहल बनाकर प्रतिरूप उसका लेकर आता है और बच्चों को दिखाता है कि इस तरीके का जो रूप है वो ताजमहल का होता है। तो ताजमहल तो नहीं है वहां, लेकिन उसका मूर्त रूप, उसका प्रदर्शन वहां किया जा रहा है। तो इस तरीके से मूर्त रूप दिखाकर अमूर्त रूप की ओर ले जाते हैं। अब प्रदर्शन विधि का सतत मूल्यांकन, प्रदर्शन विधि का मूल्यांकन लगातार किया जा सकता है, उसे दिखाकर कि बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अधिगम में जो विद्यार्थी हैं, उनकी सहभागिता भी आवश्यक हो जाती है कि बच्चों को दिखाकर उन्हें समझाना
ज़रूरी होता है। और अंतिम जो सिद्धांत है वो संसाधनों को आयोजित करने का तरीका ज्ञात करना। किसी भी प्रकार का जो प्रदर्शन किया जा रहा है, वो इस तरीके से ज्ञात करना कि वहाँ पर उन्हें इन चीज़ों का प्रदर्शन ज्ञात हो सके। तो जो प्रदर्शन विधि है, वो व्याख्यान विधि द्वारा गणित एवं विज्ञान जैसे विषयों को अध्ययन कराना इसमें संभव नहीं हो पाता। इसीलिए प्रदर्शन विधि जो है, वो इन विषयों को पढ़ाने हेतु प्रयोग में लाई जाती है। व्याख्यान विधि में तो इस तरीके का कोई प्रदर्शन था ही नहीं, तो हम गणित के और विज्ञान के विषयों को नहीं पढ़ा पा रहे थे। लेकिन जो प्रदर्शन विधि है, इसके माध्यम से हम इन विषयों को भी पढ़ा सकते हैं। इस विधि में शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों ही सक्रिय रहते हैं। इस शिक्षण विधि में ज्ञान अमूर्त से अमूर्त मूर्त से अमूर्त की ओर दिया जाता है। और अगर हम उदाहरण के लिए प्रदर्शन विधि में यदि भूगोल विषय को लें, तो राजस्थान के 33 जिलों को यदि विद्यार्थियों को दिखाकर समझाए, तो अध्यापक प्रदर्शन के द्वारा मानचित्र ला सकता है और मानचित्र में विभिन्न जिलों को दिखा सकता है। तो ये एक मूर्त रूप हो गया, जो कि शिक्षा विद्यार्थियों के सामने उसे दिखाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। अब अगला जो हमारे सामने प्रदर्शन है, इसकी बहुत सारी विशेषताएं भी देखने के लिए मिल रही हैं। प्रदर्शन विधि द्वारा प्रदर्शन को धीमी गति से धीरे धीरे दिया जाता है, जिससे विद्यार्थियों में स्थायी ज्ञान का विकास होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि के माध्यम से जो भी विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसका अच्छे से स्पष्टीकरण हो जाता है। प्रदर्शन विधि के माध्यम से कक्षा में रुचि बनी रहती है। कुछ भी शिक्षक ला रहा है दिखाने के लिए विद्यार्थियों को, तो उसमें बच्चे रुचि उत्पन्न करते हैं। प्रदर्शन विधि के माध्यम से व्याख्यान करने से शिक्षक को कम समय लगता है। इसके साथ ही साथ परिश्रम भी कम लगता है एवं विद्यार्थी स्वयं देखकर सीख सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ जो शिक्षक है उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी वो सिखाना चाह रहा है, वो उसको दिखाता है, प्रदर्शन करता है चीज़ों का, और उसके बारे में बच्चों को बताता हुआ चलता है। तो इससे बच्चों का जो ज्ञान है, वो भी बढ़ता रहता है। अब इसके माध्यम से और जो इसकी विशेषताएं हैं, छात्रों में प्रदर्शन विधि द्वारा समझे गए ज्ञान में चिंतन एवं शिक्षण शक्ति का निरीक्षण शक्ति का विकास भी हो जाता है, और इसके द्वारा लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर कार्य नहीं करती, क्योंकि अध्यापक विद्यार्थियों के समक्ष केवल प्रयोग प्रदर्शन करते हैं। विद्यार्थी सुनकर ही विषय वस्तु को समझते हैं। इसीलिए तो यह विधि भी शिक्षक आधारित विधि है, शिक्षक केंद्रित विधि है, क्योंकि इसमें करना कुछ नहीं है विद्यार्थियों को, केवल अध्यापक वो प्रस्तुत कर रहा है प्रदर्शन, और विद्यार्थी सुनकर उसे विषय वस्तु को समझ रहे हैं। अब प्रदर्शन विधि के अंतर्गत प्रदर्शन हमेशा विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक स्तर के अनुसार बनाया जाता है, और यह विद्यार्थियों को वैज्ञानिक विधि का प्रशिक्षण प्रदान करती है। इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान एक स्थायी हो जाता है। जब भी कोई चीज दिखाकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसका ज्ञान भी काफी दिनों तक उसके सामने स्थायी बना रहता है। फिर आता है कि अधिक संख्या वाले जो विद्यार्थी हैं, उनमें भी यह विधि प्रभावशाली नहीं होती, क्योंकि यदि विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक होती है, तो वो सही ढंग से उसका प्रदर्शन नहीं कर पाता, और विद्यार्थी पीछे तक जो विद्यार्थी हैं, उस वस्तु को अधिक अच्छे से नहीं देख पाते, और उसका जो ज्ञान है वो पूरी तरीके से उन्हें नहीं मिल पाता। तो ये बहुत सारी
जो विशेषताएँ थीं, वो प्रदर्शन विधि की हमारे सामने दिखाई हमें दी। अब अगली जो विधि आती है, वो कहानी कथन विधि है। बच्चों के लिए बहुत रुचिकर विधि कही जाती है कहानी कथन विधि। कहानी कथन विधि क्या है? कहानी कथन विधि एक ऐसी विधि है जो कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की उपयोगी विधि है। इसमें जो प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी हैं, उनके सामने, क्योंकि छोटे बच्चों को कहानी सुनने का बहुत शौक होता है। वह छोटी अवस्था से ही अपनी माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी इत्यादि से कहानी सुनते हैं। अतः कहानी के माध्यम से उन्हें कोई भी ज्ञान बड़ी आसानी से दिया जा सकता है। भाषा विषय वस्तु का ज्ञान भी उन्हें कहानी के माध्यम से ही दिया जा सकता है। अध्यापक कहानी कहने एवं बनाने की कला में निपुण होना चाहिए, तभी वह अच्छी तरीके से बच्चों को कहानी सुनाकर सिखा सकेंगे। अब कहानी शिक्षण के बहुत सारे गुण हैं। कहानी कथन विधि से पढ़ाने में बालकों की रुचि एवं जिज्ञासा पाठ में बनी रहती है और यह विधि भी एक मनोवैज्ञानिक विधि है और इस विधि में बच्चों का मनोरंजन भी होता है और इस विधि से बच्चों का जो जो हम पहुँचाना चाह रहे हैं, जो हमारा उद्देश्य है, वो आसानी से पहुँच जाता है। और इस विधि में बच्चे निराश भी नहीं होते, उबाऊ भी नहीं लगता। इसमें एक सरसता भरा जो है प्रभावपूर्ण ढंग से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। और इस विधि के वास्तविक तथ्यों को भी छात्रों के सम्मुख रखा जा सकता है। इस विधि में छात्र कक्षा से भागना नहीं चाहते, बल्कि कहानी सुनने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। उन्हें भी ये है लालच रहता है कि हमारा जो शिक्षक है, वो अब हमें कहानी सुनाएगा। अब इसके दोष भी हैं। प्रत्येक अध्यापक कहानी एवं बनाने की कला में निपुण नहीं होता है, तो वो किस तरीके से कहानी सुना सकता है? उच्च स्तर पर इसका प्रयोग करना बहुत कठिन होता है क्योंकि छोटे बच्चे तो कहानी सुनने में एक मनोरंजन समझते हैं, लेकिन बड़े बच्चे कहानी सुनना इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो हर किसी अध्यापक को प्रभावपूर्ण कहानी सुनाने की आदत भी नहीं होती है, जिसके कारण विद्यार्थी उबाऊ होने लगते हैं। हर जो शिक्षक है, अध्यापक है, वो अच्छी तरीके से कहानी सुनाने में समर्थ नहीं होता है। तो ये भी एक कहानी विधि का एक दोष माना जाता है। अब इस विधि के बाद हम ये देखते हैं कि जो शिक्षक केंद्रित विधि है, उसमें कई ऐसे निर्देश भी दिए जाते हैं कि प्रत्यक्ष निर्देश पारंपरिक शिक्षण रणनीति है। यह व्याख्यान के माध्यम से स्पष्ट शिक्षण पर निर्भर करता है। यह निष्क्रिय सीखने की शुरुआत करता है। और फिलिप कक्षा में इस तरीके के जो कक्षा है, उसमें व्याख्यान सुनने पर घर में होमवर्क करने के विपरीत हो जाता है। शिक्षक ऑनलाइन का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें कहीं न कहीं जो विद्यार्थी है, वो इस तरीके से क्लास में इस तरीके की सुविधा प्राप्त कर सकता है। अब इसमें काइनेटिक जो अधिगम है वो भी प्राप्त कर सकता है। काइनेटिक लर्निंग से में छात्र असाइनमेंट करने जैसे शारीरिक कार्य करते हैं। यह व्यावहारिक अधिगम के दृष्टिकोण को भी सारगर्भित करता है। तो इस तरीके जो निर्देश हैं, वो भी कहीं न कहीं जो शिक्षक है, वो विद्यार्थियों को दे सकता है। अब हमारे सामने जो लाभ है, शिक्षक केंद्रित विधि के जो लाभ हैं, वो भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। शिक्षक जो है, वो सिक्के के दोनों पहलू समान नहीं। अगर किसी चीज़ के फ़ायदे हैं, तो साथ में नुकसान भी हो सकते हैं। यहाँ हम शिक्षक केंद्रित जो अधिगम है, उसके दृष्टिकोण के बारे में कुछ
लाभ पर चर्चा करना चाहेंगे। पहला है विशेषज्ञ ज्ञान। इसमें जो विशेषज्ञ है वो अपना ज्ञान प्रस्तुत करता है, तो ये एक विद्यार्थियों के लिए बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध होता है कि जो भी विशेषज्ञ है अपनी बात जो कहना चाहता है उस तरीके से उस बात को कह सकता है। फिर जो अनुशासन है वो भी बना रहता है। अनुशासन के माध्यम से हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं, क्योंकि इसमें शिक्षक है केवल वही अपना भाषण प्रस्तुत करता है और विद्यार्थी वो अपने शांतिपूर्वक सुनने में लगा रहता है। और जो योजना है वो भी शिक्षक के अनुसार बनाई गई होती है, तो उस योजना में अपनी योजना के अनुसार शिक्षक उन विद्यार्थियों को सिखाता रहता है। और निष्पादन करना, जो भी कहना है जो भी बताना है वो शिक्षक के माध्यम से चलता रहता है। आकलन भी शिक्षक के द्वारा ही किया जाता है, तो वो जब अपना व्याख्यान पूरा करता है उसके बाद विद्यार्थियों का आकलन कर लेता है। इसमें कोई चिंता नहीं कि छात्रों ने महत्वपूर्ण विषयों को छोड़ दिया। छात्र चुपचाप रहते हैं और नियंत्रित वातावरण रहता है। इसलिए इस विधि में शिक्षक ही मूल रूप से केंद्रित शिक्षा ग्रहण करवाता है। अब इस विधि में नुकसान भी बहुत हैं। लाभ के अलावा शिक्षक नुकसान भी काफी होते हैं, क्योंकि ये शिक्षक पर निर्भर रहती है और इसमें शिक्षक छात्र अकेले ही सीखता रहता है और एक सीमित मूल्यांकन रहता है। अन्य छात्रों के साथ सहयोग नहीं होता हो पाता है। छात्रों को खुद ही व्यक्तिगत तौर पर वो सीखना होता है, क्योंकि इसमें अपना खुद का कोई अभिव्यक्ति व्यक्त करने की अनुमति नहीं होती है और छात्र एक अपने आप से ही बोर महसूस कर पाते हैं, बोरियत उन्हें महसूस होने लगती है। तो जो शिक्षक केंद्रित विधि है आपने देखा, इसमें व्याख्यान विधि है या प्रदर्शन विधि है या कहानी विधि है, पूर्ण रूप से शिक्षक केंद्रित ही विधि कहलाती हैं, क्योंकि इसमें शिक्षक का रोल ही ज्यादा होता है। तो अभी हमने जो अ, इस पे चर्चा की वो यही सारा हमने देखा कि शिक्षक केंद्रित विधि से हमें बहुत सारे लाभ भी हैं, परंतु इसके नुकसान भी हैं। तो आज के विषय में इतना ही। अब हम अगला जो देख रहे हैं वो रेफरेंसेस है, महत्वपूर्ण लिंक है जो आपको इस विषय के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी दे सकेंगे। अब इन लिंक के बाद हम और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उन पर आपकी नजर डालना चाहेंगे। पहला प्रश्न है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, सांख्यिकीय विधि। इसका उत्तर है विकासीय विधि। अगली विधि आती है, अगला जो प्रश्न है वो है हमारे सामने, द्वितीय भाषा के व्याकरण का मातृभाषा के शब्दशः अनुवाद किस विधि में किया जाता है? द्विभाषी विधि, प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण अनुवाद विधि और खोज विधि। अब दूसरी भाषा का जो व्याकरण है उसमें जो व्याकरण अनुवाद विधि है उसमें ही इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर, इसका उत्तर हुआ व्याकरण अनुवाद विधि। अगला प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है छात्र के ज्ञान का मूल्यांकन करना, शिक्षण विधियों में सुधार करना, छात्र की कमजोरियों का पता लगाना, अध्ययन के प्रति छात्रों की रुचि का विकास करना। क्या होगा इसका उत्तर? क्या होगा इसका उत्तर? होगा कि छात्र की कमजोरियों का पता लगाना। जो निदानात्मक परीक्षण है वो छात्र की कमियों का पता
लगा सकता है। उसके बाद है व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है ज्ञान, कौशल, ज्ञानोपयोग, मनोरंजन। मनोरंजन व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है क्योंकि व्याकरण से कोई भी मनोरंजन छात्र का नहीं होता है। अब अगला जो प्रश्न है वो है हिंदी में मूल्यांकन का प्रयोजन। विषय की जांच करना, अगली कक्षा में क्रमोन्नत करना, भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, लिपि का सही ज्ञान होना। इसका सही उत्तर है अगली कक्षा में क्रमोन्नत करना। अगला प्रश्न है निम्न में से भाषा का आधारभूत कौशल नहीं है। सुनना, बोलना, पढ़ना, विचार करना। इसका सही उत्तर है विचार करना क्योंकि विचार करना भाषा का कोई भी आधारभूत कौशल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाता है? किस रूप के माध्यम से व्याकरण सिखाई जा सकती है? व्याकरण के सूत्र के माध्यम से, नियमित ज्ञान के माध्यम से, शुद्ध व्याकरण के माध्यम से, या फिर व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान होने के माध्यम से। तो इसमें जो व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान है वो इसका सही उत्तर है। अब अगला है भाषा शिक्षण का मूल आधार होता है। भाषण शिक्षण का सॉरी मूल आधार है मौखिक, लिखित दोनों या साहित्यिक। इसका उत्तर होगा मौखिक एवं लिखित यानी दोनों। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाएंगे? स्वाध्याय पद्धति, डाल्टन पद्धति, खेल पद्धति या प्रोजेक्ट पद्धति? इसका उत्तर है खेल पद्धति। अगला प्रश्न हमारे सामने आखिरी प्रश्न है हिंदी शिक्षक में कौन से विशिष्ट गुण की अपेक्षा की जाती है? वेशभूषा, चित्रकारी की, कुशल अभिव्यक्ति की, अधिक बोलने की। इसका सही उत्तर है कुशल अभिव्यक्ति की। जो भी हिंदी शिक्षक हैं उनमें विशिष्ट गुण ये होना चाहिए कि कुशल अभिव्यक्ति किस प्रकार की जा सकती है। तो विद्यार्थियों आज का विषय यहीं समाप्त होता है। अगला विषय हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।